आज का दिन काफ़ी मुश्किल भरा है। एक दर्शक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर या कहीं तो एक नागरिक के तौर पर। आज सिर्फ रवीश कुमार नहीं बल्कि हज़ारों दर्शक ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। आज उनके इस्तीफ़ा के साथ हर कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है। चाहे वह मनरेगा में काम कर रहा मज़दूर हो, सड़क पर धांधली मुक्त परीक्षा के लिए प्रशासन द्वारा खदेड़ा जा रहा छात्र हो, फसलों का उचित मूल्य न मिलने पर आंदोलन कर रहा किसान हो या फिर अरबों रुपए लगाकर भी एक पत्रकार को खरीदने में सफल न होने वाला अरबपति हो। आज का दिन उम्र भर हार और जीत दोनों का एहसास कराता रहेगा। जीत ईमानदारी की, जीत निष्ठा की, जीत समर्पण का, जीत एक पत्रकार की। इतिहास के पन्नों पर यह स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होना चाहिए कि राजनीति का कौरव एक बार फिर पत्रकारिता के अर्जुन से हार गया। आज रात मलमल के बिस्तर पर हिंदुस्तान का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान करवटें बदलता रहेगा, मगर उसे नींद नहीं आएगी। उसे आज एहसास होगा कि वह जीत कर भी हार चुका है। उसने पैसों से पेड़ तो खरीद लिया, मगर चिड़ियां आसमान में कहीं दूर उड़ गई। रवीश जी के वीडियो के कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा कि आज वह अपनी जिंदगी में दूसरी बार रो रहा है। एक तो तब जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी, यानी कि जब उसकी माँ गुजर गई थी, और दूसरी बार आज रवीश के इस्तीफे पर वह व्यक्ति रो रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप में यह कितनी बड़ी बात है। क्या आज के दौर में किसी अन्य पत्रकार के बारे में ऐसा कोई कह सकता है, कोई लिख सकता है? उन्होंने इस्तीफा देकर उन लोगों का प्यार भी जीत लिया है जो उनसे नफरत करते थे। एकांत में वैसे लोग भी आज यही सोच रहे होंगे कि क्या रवीश जैसा पत्रकार वे फिर कभी टीवी के स्क्रीन पर देखने में सफल हो पाएंगे? क्या फिर कोई दूसरा रवीश टीवी के स्क्रीन पर नजर आएगा? आप सोचेंगे कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, तो वजह यह है कि रवीश जी से मिलने का मौका मुझे दिसंबर 2018 में तब मिला जब मैं बतौर इंटर्न इंडिया टुडे के ग्रुप में थी, यानी कि तकरीबन आज से 4 साल पहले। लेकिन आज भी उनसे हुई मुलाकात की यादें ताज़ा है। मुलाकात की कई वजहें थी। पहली यह कि उनको एनडीटीवी के प्राइम शो में देखकर, अर्थात रवीश की रिपोर्ट को देखकर बड़ी हुई थी। क्योंकि एक पत्रकार बनना चाहती थी, इसलिए वो मेरे आदर्श रहे थे। और दूसरा यह कि मैं उनके अंडर गाइडेंस में रहकर पत्रकारिता की बारीकियों को सीखना चाहती थी। मैंने इस बात का उनसे जिक्र भी किया, लेकिन समय अभाव की कमी के कारण उन्होंने मना कर दिया था। बहरहाल उस दिन नई दिल्ली के अर्चना कॉम्प्लेक्स के एनडीटीवी कैंपस में हुई उस मुलाकात के कुछ किस्से, कुछ यादें आप सभी के साथ आज मैं बांट रही हूँ। यह आप सभी भी जानते होंगे कि आज के दौर में एक पत्रकार कम और सेलिब्रिटी ज़्यादा है। उससे मिलने से पहले आपको हजारों पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको कई रेफरेंस की ज़रूरत महसूस होगी। आपको उस ऑफिस के कई बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको एंट्री कार्ड पंच करना पड़ेगा। शायद फिर भी उसके बाद कोई पत्रकार आपके लिए 2 मिनट का समय नहीं निकालेगा। लेकिन रवीश कुमार इससे बिल्कुल उलट हैं। उनका व्यक्तित्व तो इससे बिल्कुल अलग है। जब एक लड़की बिहार से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचती है पत्रकार बनने की ख्वाहिश लिए, साथ ही यह कि अगर उसे मौका मिला तो वह रवीश कुमार से ज़रूर मिलेगी। इस दौरान मैं भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में थी। 2018-19 का वो समय था। उस दौरान मैं नोएडा से नई दिल्ली पहुंची रवीश कुमार से मिलने के लिए। तब मेरे पास न तो कोई अपॉइंटमेंट था उनसे मिलने के लिए, पहले से न तो मैंने उनसे समय ले रखा था, न ही मेरी उनसे कोई कांटेक्ट थी किसी भी तरह से, न कोई मेरा रेफरेंस, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों एक अजीब सा विश्वास मन में था कि अगर मैं एनडीटीवी के ऑफिस पहुंच गई तो रवीश कुमार ज़रूर मिलेंगे। वजह थी, साफ बताना चाहूँगी कि 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था, तो ख्वाहिश थी कि मैं उस चुनाव को कवर करूं दिल्ली में रवीश कुमार के अंडर गाइडेंस में। यही ख्वाहिश लिए, यही अरमान लिए हुए मैं नई दिल्ली के अर्चना कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां मेरी रवीश कुमार से मुलाकात हुई। एक ऐसा व्यक्ति जिससे मिलकर आप भूल जाते कि 9 बजे की प्राइम शो में ये फिर आज रात नजर आने वाला है। बिना समय गंवाए मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे जानकर आपको उनके व्यक्तित्व को और भी करीब से जानने का मौका मिलेगा।
उस दिन जब उनसे मिलने पहुंचे तो हमारी मुलाकात एनडीटीवी के कैंपस में ज़रूर हुई, लेकिन वो ग्राउंड में गए कि अगर यहाँ पे ऑफिस में मिलते हैं तो बतौर कुछ चेयर है, 2 4 5 10 चेयर हैं जहाँ पे बैठकर सारे लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड में मिलते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों से इकट्ठा मुलाकात हो पाएगी। उनसे मिलने के लिए उस दिन लगभग 100 150 विद्यार्थी देश के कई राज्यों से आए हुए थे, अपनी अपनी मुश्किलों को, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर। और जब हम लोग उस ग्राउंड में बैठे तो वो ओस से पूरी तरह भीग चुका था। वहाँ की घास पे पानी था, पानी की फुहारें नजर आ रही थी। सबने उनके सामने, यह सब लोग नीचे बैठ गए, पर उनके सामने यह रखा गया कि आपके लिए कुर्सी लाया गया। कोई स्टाफ रहा होगा, मीन्स ऑफिस बॉय, जिसने चेयर ला कर दिया। उन्होंने बैठने से साफ मना कर दिया। फिर उनके लिए बेंच लाया गया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। वो सबके बीच ज़मीन पर बैठे, सबके लिए उन्होंने चाय मंगवाया, चाय पर बातें हुई, सब अपनी अपनी परेशानियां उनसे शेयर करते रहे, अपनी परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने सबको काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी धीरपूर्वक सुना, उनकी परेशानियों को समझा, और जितना उनसे संभव था उतना उन्होंने वादा किया कि वो 1 2 दिन बाद आने वाली प्राइम शो में उनकी परेशानियों के, उनके मुश्किलातों के लिए ज़रूर वक्त देंगे, वहाँ पे उन बातों को रखेंगे। जब चाय सबके खत्म हुए, बातचीत खत्म हुई, सभी लोग जब चलने लगे तो जो अलग अलग राज्यों से जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो मजदूर थे, वो तमाम लोग तो उनसे मिले। वो अपने चाय के कप को तो उठाए ही, लेकिन एनडीटीवी का एक बड़ा पत्रकार अपने चाय के प्याले को खुद उठा रहा था। पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व की खूबियों को उजागर करता है। एक व्यक्ति की उन खूबियों को जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने, मतलब कह सकते हैं कि अपने आसपास पड़े कचरे को उठाने में हम जैसे लोगों के सम्मान कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम कचरे को क्यों साफ करें, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारे काम नहीं है। उनसे इस गुजारिश करने के लिए कि सर, इस चाय के कप को मैं उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ। और भी कई सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और मैंने देखा कि वो चाय का कप उठाए और बाकायदा उसे डस्टबिन में, लगभग 20 कदम चलने के बाद डस्टबिन नजर आया, उसमें उन्होंने डाला। रवीश कुमार को समझने के लिए सिर्फ ये एक वाकया काफ़ी है। हम में से, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने आसपास के कचरे को साफ करते होंगे, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को, जिस काम को आप कर रहे हो उसे बखूबी निभाएंगे। उस काम को रवीश कुमार ने किया। आपको एनडीटीवी के ऑफिस के और भी सारे स्टाफ के बारे में जानकर ताज्जुब होगा कि वहाँ के लोग इतने इतने हम्बल, इतने विनम्र है। वहाँ की आओ हवा में, वहाँ की इन्वायरमेंट में, वहाँ के वातावरण में आपको एक अजीब सा सुकून का एहसास होगा। अब पता नहीं कैसा होगा, लेकिन उस वक्त ऐसा था। तड़क भड़क से दिल्ली की, मतलब देश की राजधानी की चकाचौंध से कोसों दूर एक सुकून, एक शांति का एहसास आपको एनडीटीवी के ऑफिस में होता। वहाँ के तमाम स्टाफ से, यहाँ तक कि वहाँ के गार्ड, वहाँ के ऑफिस बॉय, वहाँ के रिसेप्शन पे जो लेडी थी, उनसे सबसे मिलकर यह एहसास होता। आपको किसी एंट्री कार्ड को पंच करने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती। सीधे साधे आप एक आई कार्ड दिया जाता, आप अपने सिग्नेचर करते और पूरा एनडीटीवी का ऑफिस घूम सकते थे। इवन जहाँ से ब्रॉडकास्ट होता था वहाँ पर भी जाकर। तो ये उस जगह की, उस ऑफिस की, एनडीटीवी के उस कैंपस की खूबियाँ थी। ये रवीश कुमार की खूबियाँ थी जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस मुलाकात से, इस बातचीत से कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितने शालीन, कितने गंभीर और कितने डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। कहने को बहुत कुछ है, मगर आज नहीं कह सकती। यह आप सभी जानते हैं कि रवीश कुमार के व्यक्तित्व को महज कुछ शब्दों में समेटना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए इतना ही कहूँगी कि 1 दिसंबर की सर्द फड़ी रात में अपने कंबल के अंदर याद कर लीजिए उन पलों को जो आपने रवीश जी के साथ प्राइम टाइम को देखकर गुजारा होगा। जी लीजिए उनके आवाज़ को, ढूंढ लीजिए उन्हें यूट्यूब के समंदर में। आज थोड़ा मुस्कुराइए नम आंखों से।